चलो, कल कहाँ तक पढ़ लिया था? कल क्या पढ़ रहे थे फिजिकल? साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, सव्यभिचारी हुआ था, है ना? जी आज सर। देखते हैं विरुद्ध। विरुद्ध हेत्वाभास। तो कंट्राडिक्टरी फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्टरी मिडिल कहते हैं। विरुद्ध को फैलेसी ऑफ कंट्राडिक्टरी मिडिल कहते हैं। ठीक है? सीधा लिखा रहता है कंट्राडिक्टरी मिडिल। अब ये तो सिंपल सा है, विरुद्ध मतलब कि उसका उल्टा, अपोजिट। हेतु का संबंध साध्य से न होकर साध्य के अभाव से जब होता है, तब हेतु का संबंध साध्य से न होकर साध्य भाव से होता है। अर्थात ये उसके विरोधी बात को सिद्ध करने जाता है ना? हेतु जब ना विरोध में इसके चला जाता है, या उसके साध्य अभाव को सिद्ध करता है। ठीक। तो ये साध्य को सिद्ध ना करके उसके विरोधी को सिद्ध करने जाता है। मतलब यहाँ तो है साध्य को सिद्ध ना करके उसके विरोधी को सिद्ध करने जाता है। इसे ही विरुद्ध हेत्वाभास हम। अरे, मेरा स्क्रीन छोटा दिख रहा है, अब दिख रहा है ना क्लियर स्क्रीन? हम्म। एकदम क्लीन नहीं दिख रहा है बट दिख रहा है सर। समझ आ आ जाए। जाएगा वो। हम्म, आ जाएगा। ये अपना देखो, ठीक तो लग रहा है, आ जाएगा वो थोड़ा देर में। आपका नेटवर्क ठीक होगा ना तो आ जाएगा। जी उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। हाँ, उदाहरण बोलता हूँ, उसको सुनना अच्छे से, दिखाई करना देता हूँ। देखो, एक एग्जांपल है कि हवा भारी है। ठीक। क्योंकि वह खाली है। हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। हम बात करें इसमें साध्य का, पक्ष का और हेतु, क्या क्या चीजें मिलती है? किसको साधने जा रहे हैं? ये भारीपन को। भारी बोल रहा है ना, तो साध्य क्या हो गया? भारी या भारीपन। पक्ष क्या है इसका? हवा। और कारण क्या है? खालीपन इसका। अब बताओ, हमारा जो हेतु है, हेतु क्या है? खालीपन। अब ये तो खालीपन जो हेतु है, हवा का खाली होना, ये किसको सिद्ध करता है जी? हवा के भारी होने को सिद्ध करता है, या हवा के हल्केपन को सिद्ध करता है? बताओ आप मुझे। इसको सिद्ध करेगा, हवा का खाली होना, है ना? रीजन जो है खालीपन, वो भारीपन को सिद्ध करेगा कि हल्केपन को सिद्ध करेगा? बताओ। सर भारीपन। भारीपन को नहीं। खालीपन। खाली है ना? हाँ, कोई चीज खाली है मतलब हल्की है ना, तो हल्केपन को सिद्ध कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ किसको सिद्ध करने गया? भारीपन को सिद्ध। उल्टी बात बोल रहे हैं कि नहीं? सिद्ध करना चाहिए हवा के हल्केपन को, लेकिन बोल क्या रहा है? हवा भारी है बोल दिया, मतलब उल्टा इसके साध्य के अभाव को सिद्ध कर दिया। हमारा जो हेतु था खालीपन, वो हल्केपन को सिद्ध करने के बजाय
भारीपन को सिद्ध कर दिया, है ना। तो इसका उल्टा को सिद्ध करने गया, सीधा क्या था, हल्कापन। उल्टा क्या हो गया हल्केपन का, भारीपन। तो जब ये इसके उल्टे या विरोधी बात को सिद्ध करने जाता है, ठीक है, इसके विरोधी बात को सिद्ध करने चला जाए, तब वहां पर हम बोलते हैं विरुद्ध हेत्वाभास होता है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। हम्म। मतलब भाई अगर तुम बोल रहे हो कि खाली है इसके वजह से भारी है, तो खाली वाला तो हल्का होता है, तुम तो हल्केपन को सिद्ध करने गए, लेकिन तो भारी है बोल रहे हो, उल्टा बात बोल रहे हो, राइट। इस तरीके से इसका हम मीनिंग निकालते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। शब्द नित्य है, शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक है, कृतक है, ऐसा ही आते इसे कृतक लिखा हूँ। कृतक शब्द का मतलब होता है आर्टिफिशियल, इसका मतलब क्या होता है, कृत्रिम होता है। कृत्रिम शब्द का मतलब समझ गया ना, आर्टिफिशियल, बनाया जाने वाला, जिसको हम खुद उत्पन्न करते हैं। तो अब बताओ, शब्द की नित्यता आर्टिफिशियल जो हेतु है उससे क्या सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही? सोचो आप लोग। क्या ये जो कृतक हेतु है ये शब्द की नित्यता को सिद्ध कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? बताओ। नहीं कर पा रहे ना। कृतक का मतलब होता है किसी चीज को जब हम बनाते हैं, आर्टिफिशियल, कृत्रिम होता है। तो जो भी चीज को हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं वो नित्य नहीं होता, अनित्य होता है। वो खत्म हो सकता है, एक दिन टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। हमेशा बना नहीं रहेगा। भाई आपने मिट्टी का घड़ा बनाया, वो हमेशा बना रहेगा क्या? एक दिन टूट जाएगा। घर बनाया आपने, घर भी हमेशा नहीं रहता है। तो जो भी चीज आर्टिफिशियल हम बनाते हैं वो उसका नेचर होता है अनित्यता का। उसका नेचर क्या होता है, अनित्य होना, मतलब वो खत्म हो जाना, टूटना। तो जो भी चीज कृतक है, कृत्रिम है, वो एक्चुअल में अनित्यता को सिद्ध करेगा, ना कि नित्यता को। तो उल्टी बात बोल दिया, यहाँ भी इसके विरोधी को सिद्ध करने गया। तो जो भी चीज कृतक है, कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वो नित्य नहीं होता, वो अनित्य होता है। लेकिन बोल क्या रहा है, नित्य है। उल्टी बात बोल रहा है ना। तो जब भी उल्टी बात का विरोधी या साध्य के अभाव को सिद्ध करे, वैसे हेतु को ही हम विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? जी सर। हम्म। अब आगे बात करते हैं सत्प्रतिपक्ष। सत्प्रतिपक्ष, प्रकरण सम। तीसरा नंबर का। इसको ना प्रकरण सम के नाम से भी जानते हैं, प्रकरण सम हेत्वाभास। प्रकरण सम हेत्वाभास, प्रकरण का मतलब होता है समान रूप से उदाहरण प्रस्तुत करना। एक जैसा मतलब एक कोई चीज है ना, उसके समान में एक और प्रकरण देना। प्रकरण मतलब कि उदाहरण देना उसके बराबर, ठीक वैसा। तत्प्रतिपक्ष, तत् का मतलब होता है उपस्थित होना। उस दिन बताया था ना मैंने, तत् का मतलब होता है उपस्थित, और प्रति का मतलब होता है विपरीत, और पक्ष मतलब पक्ष में। तो जब एक हेतु के विपरीत, एक हेतु के विपरीत कोई दूसरा हेतु रहता है, एक और हेतु रहता है ना, उसके पक्ष में, तो ऐसे हेतु को हम क्या कहते हैं, सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। दो हेतु होगा,
पहला हेतु होगा आपका असत होगा, पहला हेतु असत रहता है, दूसरा वाला सत हेतु से हम खंडन करते हैं पहले वाले हेतु का। एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले थोड़ी सी परिभाषा पे चलते हैं। जब साध्य को सिद्ध करने वाले, मैं लिख लो थोड़ा सा, जब साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु के विरुद्ध हेतु के विरुद्ध साध्या भाव को साध्या भाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु उपस्थित रहता है, दूसरा हेतु उपस्थित रहता है, तब उसे सत्प्रतिपक्ष या प्रकरण सम हेत्वाभाग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। शब्द नित्य है, शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पत्ति धर्मक है। शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पत्ति धर्मक है। उत्पत्ति धर्मक का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं, शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होते हैं, एक अर्थ में ऐसा। अब एक और हेतु होगा जो बोलेगा शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है क्योंकि वह अनुत्पत्ति धर्मक है, अनुत्पत्ति धर्मक, इसका मतलब है उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, अनुत्पत्ति मतलब जो उत्पन्न नहीं होते। तो अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल देखो। शब्द बोल रहा है कि नित्य होता है, शब्द जो है नित्य परमानेंट होता है, क्यों? क्योंकि वह उत्पन्न होता है। तो ये पहला हेतु मिला हमको उत्पत्ति धर्मक। दूसरा हेतु क्या दिया है? दूसरा शब्द बोलते हैं शब्द अनित्य है, और इसका हेतु क्या मिला? अनुत्पत्ति धर्मक, मतलब जो उत्पन्न नहीं होते, ठीक है, वो कैसे होते हैं? अनित्य होते हैं। जो उत्पन्न नहीं होते, उल्टा और लिख दिया, ये अनुत्पत्ति धर्मक होगा। अनुत्पत्ति धर्मक और ये उत्पत्ति धर्मक, ऐसा कर लो। और ये उत्पन्न नहीं होना और ये होना, अब ठीक है, उल्टा हो गया था। तो देखो शब्द की नित्यता को, जो चीज उत्पन्न नहीं होता वो नित्य है बोल रहे हैं। तो ये असद हेतु हुआ कि नहीं हुआ? गलत फाल्स हेतु हुआ कि नहीं हुआ? इसका जो हेतु है ना वो गलत हेतु है। भाई आप देखो, जो चीज उत्पन्न नहीं होता, जिसको हम उत्पन्न नहीं करते, वो चीज क्या हमेशा नित्य रहेगा? मतलब जो चीज उत्पन्न ही नहीं होता उसकी नित्यता हम नहीं बता सकते। लेकिन एक और हेतु है, जो चीज उत्पन्न होता है वो खत्म हो जाता है, ये हम बता सकते हैं। वो परमानेंट नहीं होता, अनित्य होता है। भाई जिस भी चीज को बना सकते हैं हम लोग, मटका बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, घर बना सकते हैं,
जो भी चीज उत्पन्न हम कर सकते हैं वो एक दिन खत्म हो जाता है, मतलब उसका नेचर अनित्य होता है। तो दूसरा जो हेतु है वो सही हेतु है, ये सत हेतु है। तो सद हेतु से हम क्या करते हैं, सद हेतु देखकर पहले वाले का खंडन करते हैं असत हेतु का। तो असद हेतु को सद हेतु से खंडित करना, यही कहलाता है प्रकरण देके उसके सम व्यवहार करना, प्रकरण सम। तो साध्य को सिद्ध करने वाले हेतु के विरुद्ध एक दूसरा हेतु, तो अनुत्पत्ति के विरुद्ध में एक दूसरा हेतु उत्पत्ति धर्मक हमने इस्तेमाल किया, और इस तरीके से हमने एक प्रकरण दे करके पहले वाले हेतु को गलत साबित किया। ठीक। तो जो चीज उत्पन्न नहीं होता वो नित्य नहीं होता, यहाँ पे नित्य है बोल दिया, लेकिन उसका हमने सही हेतु दिया कि जो उत्पत्ति होते हैं, जो भी चीज उत्पत्ति होते हैं वो चीज एक दिन नष्ट हो जाते हैं, अनित्य होता है। ठीक है जी, दो हेतु रहेगा, इतना बस याद रखना है। ठीक। जी आया, आया समझ में? जी सर आगे। सिंपल चीजें हैं। दो हेतु रहेगा, एक असद हेतु, दूसरा सद हेतु। बस दो हेतु जब भी दिखा आपको समझ जाना सद प्रतिपक्ष की बात चल रही है। यही एग्जाम्पल आएगा। शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न होता है। ये शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पन्न नहीं होते। जब भी ये एग्जाम्पल आया, ये हमेशा रहता है सद प्रतिपक्ष का, जब दो बार हेतु का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है आपका असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो इससे पहले बाधित को बता दूं छोटा सा। बाधिता, तब बाधित या कालातीत कहते हैं इसको। बाधित या कालातीत हेत्वाभास। बाधित या कालातीत हेत्वाभास। बाधित वह हेतु है जो अपने से, आप इसमें लिखना, बाधित वह हेतु होता है जो अपने से अधिक बलवती प्रमाण के द्वारा, अपने से अधिक बल वाले प्रमाण के विरुद्ध होता है। बल वाले प्रमाण के विरुद्ध होता है। ठीक। यह ऐसे साध्य के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह ऐसे साध्य के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है। जिसका अनस्तित्व, जिसका अनअस्तित्व अधिक बल वाले प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है, ये आपका बाधित होता है। तो अपने से अधिक बल वाले प्रमाण के विरुद्ध होता है। तो ऐसे साध्य के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हम प्रयोग करेंगे जिसके अनअस्तित्व को उससे ज्यादा बल वाले प्रमाण से क्या कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आग शीतल है, ये बहुत बार आता है एग्जाम्पल। आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है। आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है।
ठीक। अब देखो आग का ठंडापन, भाई आग कभी ठंडी नहीं होती, लेकिन अब इस बात को खंडित करने के लिए हमें दूसरा हेतु नहीं चाहिए। हेतु खंडित नहीं कर सकता, हमको एक दूसरा प्रमाण चाहिए, इससे ज्यादा प्रबल, ज्यादा बल वाला प्रमाण चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रबल जो प्रमाण है पूरे न्याय दर्शन में, वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो आग के ठंडेपन को हम प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा खंडित कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण करके जब हम देखते हैं, है ना, आग का गर्म होना हम सिद्ध कर सकते हैं। आग का गर्म होना सिद्ध किया जा सकता है। ठीक। तो हमने बलवती प्रमाण किसका यूज किया? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष हमने छू के देखा आग को, पता चला ये तो गर्म होता है, तो खंडित हो गया ना। मतलब इसके अनिश्चितता को सिद्ध कर दिया कि आग ठंडी नहीं होती बल्कि गर्म होती है। तो आग के गर्म होने को हमने प्रत्यक्ष के द्वारा छू करके सिद्ध कर दिया। खाली द्रव्य है बोल दिया, मतलब लिक्विड है ऐसा बोल दिया, उसके बेस से बोलता है कि आग ठंडी है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जितनी भी लिक्विड वाली चीज होती है ना, द्रव्य जो होता है, पानी जैसा तरल चीज, उसको हम क्या कहते हैं? ठंडी है। तो ये बोलते आग ठंडी है क्योंकि वो द्रव्य है। तो भाई पारा वारा को छू के देखना, वो भी ना लिक्विड फॉर्म में होता है। पारे को जब छूते हैं तो वो गर्म रहता है। तो उसको हमने कैसे जाना? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना, छू करके जाना। सामने से छू के देखा, लावा को भी हमने देखा लिक्विड के फॉर्म में बहता है, तो लावा को भी हमने छू के देखा, पता चला ये तो गर्म है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आग का गर्म होना हम सिद्ध कर सकते हैं, जो इसको खंडित कर देता है ना, जो साध्य के अस्तित्व को सिद्ध कर देता है। ठीक। मतलब इसके अधिक बल वाले प्रमाण के द्वारा साध्य जो है ठंडा होना, उसको खंडित कर देते हैं। ठीक, मतलब उसके अनस्तित्व को हमने सिद्ध किया। तो ये हो गया बाधित। जब भी आएगा यही एग्जांपल आएगा, आग शीतल है लिख देता है, ठंडी है लिख देता है। ठीक, बस यही शब्द प्रयोग करता है। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास। ठीक है ना, हो गया, समझ में आया? जी सर। अब वाला इंपॉर्टेंट है, असिद्ध जो होता है, असिद्ध हेत्वाभास, 5वां नंबर का। इसको कहा जाता है फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडिल। अनप्रूव्ड मिडिल, फैलेसी ऑफ अनप्रूव्ड मिडिल, मतलब कि जो इसका हेतु है ना वो असिद्ध होता है, हेतु काल्पनिक होता है। वो ऐसा चीज बोलेगा जो हेतु कभी रियल चीज हो ही नहीं सकता। अब एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा। तो इसका हेतु ही असिद्ध होता है, पहली चीज। तो यह हेतु स्वयं में ही असिद्ध होता है, यह हेतु स्वयं में ही असिद्ध या काल्पनिक होता है, असिद्ध या काल्पनिक होता है। काल्पनिक होगा, अवास्तविक होगा। ठीक, मतलब कल्पना मात्र होता है, जो सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध ही नहीं होता है, असिद्ध ही रहेगा, अनप्रूव्ड ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे साध्य को सिद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखता वो हेतु, इसीलिए असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। तो असिद्ध हेत्वाभास जो है वो एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में समझ में आएगा। असिद्ध हेत्वाभास के 3 प्रकार कौन कौन सा? अच्छा, इसका एग्जाम्पल बता दूं एक। आएगा तो वही,
तो एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं क्योंकि इसका ही टाइप है। तो ये पहले तीन प्रकार के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यूनिकॉर्न एक घोड़ा होता है, ठीक है, और वो आकाश में उड़ता है। तो आपने यूनिकॉर्न नाम का घोड़ा खाली कल्पना में सुना है, उसका एक सिंग होता है, उसके पंख होते हैं और वो हवा में उड़ता है। क्योंकि वहाँ घोड़े की प्रजाति का है, इसलिए वहाँ आकाश में उड़ता है, ऐसा बोल देगा वो असिद्ध हो गया ना। कभी भी हमने यूनिकॉर्न घोड़ा नहीं सुना, हमारे पृथ्वी में नहीं मिलता है। परियों की कहानी में सुनाई देता है कि एक घोड़ा होता है जिसका एक सिंग होता है और वो उसके पंख होते हैं, वो हवा में उड़ता है। तो ऐसा ना असिद्ध वाली बात करेगा। या आकाश कुसुम फूल होता है, आकाश कमल नाम का फूल होता है क्योंकि उसमें कमल का जैसे सुगंध होता है। तो आकाश कमल कभी हमने सुना नहीं कि आकाश में कमल खिला हुआ है, वो असिद्ध ही बात करेगा। वो ऐसे चीज को असिद्ध हेत्वाभास। तो इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका असिद्ध, आश्रय सिद्ध। दूसरा होता है आपका स्वरूप स्वरूप असिद्ध। और तीसरा होता है व्याप्तत्व सिद्ध, व्याप्तत्व सिद्ध। व्याप्ति है ना, व्याप्ति से बना है व्याप्तत्व, तो व्याप्तत्व असिद्ध। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहले बात करते हैं आश्रय असिद्धि को। तो जब हेतु का आश्रय ही छोटा होता है, पहला हम बात करेंगे आश्रय असिद्धि की। इसमें क्या होता है, जब हेतु का जब हेतु का आश्रय मतलब पक्ष असत होता है। असत का मतलब होता है फॉल्स या काल्पनिक या झूठा होना। तो जब हेतु का जो आश्रय है, इसका जो पक्ष है वही असत होता है, उस हेतु को आश्रय असत, आश्रय सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे कुसुम, आकाश कुसुम सुगंधित है, उदाहरण के लिए आकाश कुसुम सुगंधित है, सुगंधित है क्योंकि वह कमल जाति का है, क्योंकि वह कमल जाति का है। अब देखो तीन चीजें इसमें आप ढूंढो। पहली चीज आपको ढूंढना है साध्य, हेतु और पक्ष। वैसे हेतु और पक्ष का ही काम है, ठीक। पक्ष क्या है आपका, आकाश कुसुम, यही आश्रय है। आश्रय यही है या पक्ष यही। हेतु क्या है, कमल जाति का होना, ये क्या हो गया हेतु। सिद्ध किसको करने जा रहे हैं, सुगंधित को, मतलब साध्य हो गया। तो अब देखो इस एग्जाम्पल में ये इसका पक्ष जो होता है असत होता है, झूठा या काल्पनिक होता है। पक्ष क्या है इसका, आकाश कुसुम। तो क्या आपने आकाश कुसुम नाम का कभी कमल कभी सुना, कभी देखा, खरीदा? तो ऐसा होता ही नहीं है, ये असिद्ध है। पक्ष ही झूठा है इसका। आकाश कुसुम दुनिया में मौजूद ही नहीं है, आकाश में कमल नहीं खिलता। तो जब इसका पक्ष ही झूठा है तो हेतु जब सिद्ध करने जाएगा तो गलत हो जाएगा। मतलब हम झूठी बात को सिद्ध कर ही नहीं सकते क्योंकि वो काल्पनिक है, पूरी कल्पना है, ठीक है। तो इसे आश्रय असिद्ध कहते हैं क्योंकि आश्रय ही झूठा होता है इसका, ठीक है जी। जी सर। दूसरा होता है स्वरूप असिद्धि हेत्वाभास। दूसरा है स्वरूप असिद्धि हेत्वाभास। तो स्वरूप असिद्ध हेत्वाभास में देखो क्या होगा, इसका पक्ष तो ठीक ठाक रहता है, मतलब कि जब हेतु वास्तविक हो, जब हेतु
वास्तविक हो, वास्तविक हो, गलत लिख दिया मैंने, ऐसा स्पेलिंग कैसे गलत हो? ऐसा रहता है वास्तविक। जब हेतु वास्तविक हो, लेकिन इसका पक्ष, सॉरी, लेकिन इसका स्वरूप, लेकिन उसका स्वरूप ऐसा हो, ऐसा हो कि वह आश्रय पक्ष में रह ही नहीं सकता, कि वह आश्रय या पक्ष में रह ही नहीं सकता, तब उसे हम क्या कहते हैं? स्वरूप असिद्ध कहते हैं। हेतु तो क्या होगा? रियल होगा, हेतु सही होगा, लेकिन उसका जो पक्ष है, उसका जो स्वरूप है, हेतु का स्वरूप जो होगा ना, उसका रूप, स्वरूप इस तरीके से होगा कि आश्रय में उपस्थित हो ही नहीं सकता। स्वरूप एकदम अजीब सा होगा, ठीक है, क्योंकि वो पक्ष में उपस्थित नहीं रह पाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे शब्द एक गुण है, शब्द एक गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है, क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है। अब इस एग्जाम्पल में देखो, शब्द क्या है जी? एक पक्ष है, आश्रय हुआ ना शब्द जो है, और गुण को साधने के लिए बोल रहे हैं, साध्य हुआ। कारण क्या है? आंखों से दिखाई देना, ये इसका हेतु हुआ। अब आंखों से दिखाई देने के हेतु से ये बिल्कुल सही होता है, आंखों से तो ये तो देखते हैं ना, तो हेतु तो सही है। हेतु क्या है? वास्तविक है, सत्य है, आंखों से दिखने का ही काम होता है। लेकिन इसका पक्ष आप देखो, पक्ष मतलब कि शब्द, तो शब्द जो होता है वो हम कानों से सुनते हैं, शब्द का संबंध कानों से है, ना कि आंख से। तो इसका हेतु देखो, वास्तविक होते हुए इसका स्वरूप इतना, स्वरूप इस तरीके से है कि ये पक्ष में आ ही नहीं सकता। आंखों से दिखाई देना, और कानों का क्वालिटी होता है सुनना, शब्द को सुनना कान का गुण होता है, ना कि आंख का। तो दिखाई देने को सुनने से संबंधित कर दिया, शब्द से संबंधित कर दिया, इसीलिए इसके पक्ष में इस हेतु का उपस्थित होना मुश्किल है, आ ही नहीं सकता। ठीक है, आंखों से तो दिखाई देता, ठीक है, बट तुम बोलते हो कि शब्द एक गुण है, शब्द जो है सुनाई देता है ना कि दिखाई देता है, इसीलिए इस पक्ष में नहीं आ पाएगा हमारा ये वाला हेतु। ठीक है, इस हेतु को हम इस पक्ष में नहीं रख सकते। ठीक, तो स्वरूप गलत है ना इसका, शब्द नहीं होना चाहिए वहां पे, शब्द एक गुण है ऐसा दे दिया है। अगला देखते हैं, ठीक, समझ में आया ना? क्या नाम है? जानकी? आया समझ में? जी सर। ठीक, तो यही से एग्जाम्पल आता है आपके एग्जाम में, जब भी स्वरूप असिद्धि पूछता है यही से एग्जाम्पल, इसके सिवा उसके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, इस चीज को पूछेगा। तीसरा है व्याप्तत्व असिद्ध हेत्वाभास। व्याप्तत्व असिद्ध हेत्वाभास, इसमें ना एक्चुअली इसकी व्याप्ति असिद्ध हो जाती है। इसमें जब हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति असिद्ध, असिद्ध हो, जब हेतु का साध्य के साथ, साध्य के साथ व्याप्ति, व्याप्ति असिद्ध हो, असिद्ध हो मतलब कि
झूठा हो तो वहां व्याप्तत्व सिद्धि होता है। जैसे जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। एग्जाम्पल देख लो, जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, वहां वहां क्या है, धुआं है। अब बताओ इसकी व्याप्ति, व्याप्ति क्या होता है? व्याप्ति का मतलब होता है हेतु का साध्य के साथ में सार्वभौमिक संबंध। हेतु का साध्य के साथ में जो सार्वभौमिक साहचर्य होता है। साहचर्य मतलब एक संबंध होता है, ठीक है। तो हेतु मान लो हम बोलते हैं जब भी धुआं देखते हैं, काला काला धुआं, तो धुएं से हम साध्य करते हैं आग का होना। यही करते हैं ना। या काले काले बादल को जब हम देखते हैं तो काले काले बादल को देखकर बारिश होना, इसके साथ हम साध्य करते हैं, है ना, इसको साधते हैं। तो चलता कैसे है सिस्टम? धुएं से आग की व्याप्ति, हर जगह हर देश में जब भी धुआं दिखेगा तो आग का होना पाया जाएगा। उसी तरह से काले काले बादल को देख के बारिश का होना पाया जाएगा। लेकिन बारिश को देख के काले बादल, ऐसा व्याप्ति नहीं होती कभी। आपको बोल दे बारिश, बारिश हुआ क्योंकि काले काले बादल थे, ऐसा व्याप्ति नहीं होगा। हमेशा होगा एक्चुअल में काले काले बादल इसीलिए बारिश हुआ, काले काले धुआं इसीलिए आग हुआ। आग है वहां वहां धुआं है तो ये गलत व्याप्ति हो गई, असिद्ध हो गई ना। आग से हम कभी भी धुएं का व्याप्ति संबंध नहीं बता सकते। इसीलिए इसकी जो व्याप्ति है इन दोनों के बीच में, तो व्याप्ति असिद्ध है। व्याप्ति क्या है? असिद्ध है। होना चाहिए था जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, लेकिन ये तो उल्टा ही बोल दिया। बोलता है जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, इसीलिए दोनों की व्याप्ति असिद्ध है। इसे कहते हैं व्याप्तत्व असिद्धि हेत्वाभास। इसके तीन प्रकार होते हैं, ठीक। इसके कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है साध्य विशेषण असिद्धि के प्रकार, देख रहे हैं ना, व्याप्तत्व सिद्धि के प्रकार। पहला होता है साध्य विशेषण असिद्धि। साध्य विशेषण असिद्धि, ठीक है। व्याप्तत्व असिद्धि। व्याप्तत्व असिद्धि हेत्वाभास। सीधा लिखना साध्य विशेषण, है ना, इसी का टाइप है, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। साध्य विशेषण लिख लेना। तो साध्य विशेषण में बताता हूँ। जब साध्य में कोई विशेषण जोड़ दिया जाए, है ना, जब हम क्या करते हैं, जब साध्य में कोई विशेषण जोड़ देने से व्याप्ति असिद्धि हो जाए। जब साध्य में विशेषण जोड़ देने से व्याप्ति असिद्धि होता है या असिद्ध हो जाए, तब उसे साध्य विशेषण व्याप्तत्व असिद्धि हेत्वाभास हम कहेंगे। तब हम इसे क्या कहते हैं? साध्य विशेषण। एग्जाम्पल देखो, पर्वत में, पर्वत में स्वर्णिम अग्नि है। पर्वत में स्वर्णिम अग्नि है क्योंकि वहां धूम्र है, मतलब धुआं है, क्योंकि वहां धूम्र है मतलब धुआं है। अब इधर देखो आप, साध्य कौन सा है इसमें? अग्नि। अग्नि को साधने गए ना हम। धुआं क्या है? हेतु। पक्ष क्या है? पर्वत। अब देखो किसमें विशेषण लगाने की बात बोल रहे हैं? साध्य में। तो साध्य में देखो क्या लगा है? स्वर्णिम नाम का विशेषण लगा हुआ है ना।
स्वर्णिम क्या है? गोल्डन। स्वर्णिम का मतलब क्या होता है? गोल्डन, बहुत ज्यादा लाल, एकदम गोल्डन कलर। अब आप मुझे बताओ, जब भी अग्नि एकदम गोल्डन कलर में जलती है, एकदम लाल जलती है, तब क्या वहां धुआं होता है? बताओ जी। नहीं सर, नहीं। नहीं होता है ना। जब आग बहुत ज्यादा लाल जलती है, एकदम गोल्डन रंग में जलती है, स्वर्णिम हो जाती है, तो वहां धुआं नहीं होता है। तो असिद्धि हो गई कि नहीं हो गई? विशेषण लगा दिया तो। हमने एक शब्द जोड़ा, एक विशेषण, स्वर्णिम। अग्नि था तब तो ठीक था, ठीक है, पर्वत में अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है, ऐसा हम बोलते। लेकिन यहाँ पे स्वर्णिम अग्नि बोल दिया ना, तो स्वर्णिम अग्नि जब भी होता है, हम पक्का जानते हैं कि धुआं होगा ही नहीं। धुआं को हटा देता है। जब बहुत तेज जलता है ना आग गोल्डन कलर में, तो वहां पे धुआं नजर नहीं आता। तो साध्य में विशेषण जोड़ा, तो इसकी व्याप्ति असिद्धि हो गई। तो इसको कहा जाता है साध्य विशेषण व्याप्तत्व असिद्धि। मतलब कि साध्य में विशेषण लगता है। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, समझ में आ गया होगा। जी सर। दूसरा जो प्रकार होता है व्याप्तत्व सिद्धि का, उसको साधन विशेषण कहते हैं। के दूसरे प्रकार को हम क्या कहेंगे? साधन विशेषण असिद्धि। यहाँ लिखता हूँ, साधन विशेषण व्याप्तत्व सिद्धि हेत्वाभास, उधर का लिख लेना, ठीक है। तो जब साधन मतलब क्या? हेतु। साधन मतलब क्या होता है? हेतु। ठीक। तो जब हेतु में कोई विशेषण जोड़ दिया जाए, जब हेतु में कोई विशेषण जोड़ दिया जाए, जब हेतु में कोई विशेषण जोड़ दिया जाए, ठीक है, उस टाइम तो हमने साध्य में जोड़ा। इस बार किस में जोड़ेंगे? साधन मतलब होता है हेतु। साधन मतलब, हेतु को साधन भी कहते हैं। अब देखो एग्जांपल, पर्वत में अग्नि है। पर्वत में अग्नि है क्योंकि वहां श्याम धूम्र है। श्याम का मतलब होता है काला, एकदम ब्लैक होता है ना, श्याम रंग। जो जो डूबे श्याम रंग बोलते हैं। तो श्याम का मतलब होता है काला रंग, एकदम ज्यादा काला धुआं। तो अब आप मुझे बताओ, जब एकदम ज्यादा काला काला धुआं दिखता है, एकदम काला धुआं, तो वहां अग्नि मिलती है क्या? धुआं एकदम काला है, बहुत काला काला धुआं है कहीं पे, तो वहां पे अग्नि हो सकती है? नहीं होता है। तो बहुत ज्यादा काला काला जलता है ना, एकदम काला काला धुआं ही बहुत ज्यादा है, अग्नि नहीं रहती। हाँ। तो व्याप्ति क्या हो गई जी? असिद्ध हो गई ना। तो इनके बीच की जो व्याप्ति है वो असिद्ध हो जाती है। ठीक। बहुत ज्यादा काला रहेगा धुआं तो अग्नि नहीं पैदा होती। आपने देखा होगा, जब भी ऐसा, समझ सकते हो आप, कोयला वगैरह जलाया हो तो। चलो समझ में आ गया। साधन, बस साधन में लग जाता है एक विशेषण, ये साधन है ना, मतलब हेतु क्या था? धुआं। इस साधन में, मतलब इस हेतु में हमने क्या लगा दिया सामने? श्याम नाम का विशेषण लगा दिया। श्याम मतलब काला, एक विशेषण जोड़ दिया, जिससे व्याप्ति की असिद्धि हो गई। इसीलिए इसे साधन विशेषण व्याप्तत्व असिद्धि हेत्वाभास कहें। ठीक। इससे भी प्रश्न आते हैं, आया हुआ है आपके एग्जाम में। यहाँ तक बुक में नहीं मिलेगा आपको, किसी बुक में मैंने नहीं पाया अभी तक, किसी बुक में नहीं दिया है। मदान भी अपडेट नहीं कर रहे। तीसरा जो होता है इसके प्रकार, सोपाधिक असिद्धि, इसी का है ना तीसरा, सोपाधिक असिद्धि।
व्याप्तत्व सिद्धि हेत्वाभास। तो सोपाधिक मतलब देखो, सोपाधिक शब्द का मतलब होता है सा प्लस उपाधि, उपाधि सहित, उपाधि सहित, है ना। उपाधि सहित मतलब शर्त सहित, कंडीशन सहित। इसमें एक कंडीशन होगा, शर्त होगा, है ना। उस कंडीशन की वजह से व्याप्ति क्या हो जाएगी, असिद्ध हो जाएगी। तो इसमें एक कंडीशन आ जाता है, जब हेतु का साध्य के मध्य व्याप्ति सोपाधिक हो, मतलब शर्त सहित हो। जब हेतु का साध्य के मध्य व्याप्ति, जब हेतु का साध्य के मध्य मतलब बीच जो व्याप्ति है वो सोपाधिक हो, मतलब शर्त सहित हो, ठीक है, कंडीशन सहित हो, तब हम उसे सोपाधिक असिद्धि कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। पर्वत में धूम्र है, पर्वत में धूम्र है क्योंकि वहां, क्योंकि पर्वत में अग्नि है। क्योंकि पर्वत में अग्नि है। अब इसमें देखो आप, पर्वत में धुआं है बोल रहा है, और धुएं से व्याप्ति कर रहे हैं किसका, मतलब ये तो रीजन क्या है, अग्नि, ये आपका हेतु हुआ, हुआ ना हेतु, अग्नि हेतु से, अग्नि हेतु से साधना, साधने जा रहे हैं किसको, धुएं को। धुआं क्या है, साध, और पर्वत क्या है आपका, पक्ष। पहले ये तीनों चीज को जानना बहुत जरूरी होता है, तीनों चीज को आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो भाई अग्नि हेतु से धुएं को साधने की बात कर रहे हैं। तो क्या कभी आपने देखा है अग्नि हेतु से धुएं को साधते हुए, अग्नि से धुएं को नहीं साधते हैं। हमेशा हम धुएं से अग्नि की साध्य करते हैं या व्याप्ति करते हैं ना। तो कंडीशन आ गई, एक कंडीशन, जब भी हम देखते हैं कि अग्नि से, जब भी अग्नि से धुएं का साध्य हम व्याप्ति करें, मतलब आग से धुएं का व्याप्ति करें, तब हमें एक उपाधि की जरूरत पड़ेगी। इसकी उपाधि मतलब शर्त की जरूरत पड़ेगी। वो शर्त है हमारा जलावन गीला होना। हमारा जो जलावन है वो क्या हो, गीला हो। गीला होगा तभी तो इसमें क्या होगा, धुआं होगा, है ना। जब भी गीला वस्तु को जलाते हैं हम, लकड़ी गीला हो तो उसको आग लगाते हैं, तब क्या होता है, उसमें धुआं होता है। अग्नि के साथ में धुआं तभी होगा जब गीला जलावन जो है वो गीला होगा। तो एक उपाधि क्या आया, कंडीशन क्या आया, उस लकड़ी का गीला होना, है ना, भीगा हुआ होना, तभी अग्नि के साथ में धुआं की व्याप्ति हो सकती है। तो कंडीशन के साथ में व्याप्ति होती है, एक कंडीशन आता है, उपाधि आती है, इसीलिए तो उपाधिक, इसको हेतु और साध्य की व्याप्ति शर्त के साथ होता है कि भाई जलावन गीला है, तभी तो मैं मानूंगा कि अग्नि हेतु से धूम्र की साध्य यहाँ पे सिद्धि होगी। ठीक, कितना आया समझ में, बताओ। ठीक है ना, जानकी, समझ में आया। नेटवर्क चला गया था। ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग में पूरा मिलेगा। इसमें बस यही है कि आपकी जो व्याप्ति है ना, हेतु का साध्य के बीच, हेतु का साध्य के बीच जो व्याप्ति है, उसमें एक कंडीशन लग जाता है, एक शर्त लग जाता है। अब शर्त ये लगा कि अग्नि हेतु से धुएं को जब सिद्ध करने जाएंगे, तो अग्नि तब वहां पे सिद्ध करेगा धुएं को, जब जलावन क्या हो, गीला हो या भीगा हुआ हो। तभी तो भीगा हुआ होता है ना, गीला गीला लकड़ी, उसको आग लगाओ तो धुआं निकलता है। आग के साथ में धुआं तभी होगा जब जलावन आपका गीला होगा। तो ये शर्त हो गया, कंडीशन हो गया, तभी अग्नि हेतु से धुएं को हम सिद्ध कर पाएंगे, तब इसकी व्याप्ति सही होगी। तो जब भी अग्नि से धुएं को सिद्ध करने जाए तो एक कंडीशन चाहिए,
वो कंडीशन होता है जलावन का गीला होना, लकड़ी का गीला होना। बस यही है आपका हेत्वाभास, सोपाधिक असिद्धि हेत्वाभास। तो ये पूरे हेत्वाभास खत्म। 5 सबसे इंपॉर्टेंट हेत्वाभास पांचों हमने कर लिए। अब इसको अच्छे से बस आपको रिवीजन करना है, सारे एग्जाम्पल्स याद करना है। बाकी सारी चीजें आप बनाओगे, क्वेश्चन बनने लगेगा। बस एक एक बार और जाके रिवीजन करना। एक क्वेश्चन भेजेंगे ग्रुप में, तो बस आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा दिन नहीं बचा है, फॉर्म वगैरह जल्दी भर लो। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास ओवर। बाकी के डिटेल्स आगे आपको ग्रुप में मिलेगा। ठीक।